Hello, students of 8th standard. Geography का लेसन 8 इंडस्ट्रीज अब हम देख रहे हैं. वी नो अबाउट इंडस्ट्रीज. हम सभी को पता है इंडस्ट्रीज क्या होती है, जहाँ पर एक रॉ मटेरियल की सहायता से नया कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर हम देख रहे हैं शुगर केन की फील्ड है. शुगर केन से हम क्या बना सकते हैं? शुगर बना सकते हैं, है ना. फिर इस तरह से जो शुगर बनती है उससे फिर और भी अदर प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं. कॉटन अगर है तो कॉटन से हम कॉटन के द्वारा हम कपड़ा बनाने की टेक्सटाइल मिल वगैरह देखते हैं. तो इस तरह से ये रॉ मटेरियल पे से जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है उस तरह की जो प्रोसेस चलती है, जहाँ भी उसे हम उस जगह को हम फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं. अभी यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर दिया है कि फिगर 8.1 में हमें दो प्रकार की इंडस्ट्रीज देखी हमने. एक टेक्सटाइल वाली है और एक जो है शुगर कैन से शुगर बनाने वाली. तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं कि नेम द टू इंडस्ट्रीज, नेम द रॉ मटेरियल एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ बोथ दिस इंडस्ट्रीज. तो अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करके ऑलरेडी बताया ही है, और इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड इधर एक्सप्लेनेशन हमें दिया गया है. The process of converting the available raw material into finished product is done in the factories. Factories में क्या किया जाता है कि जो भी रॉ मटेरियल्स है उसका यूज़ करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है. जैसे भी ऊपर एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि शुगर कैन एक प्रकार का रॉ मटेरियल होता है और यह फैक्ट्री में जाने के बाद उससे शुगर बनाई जाती है, उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है. द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज ड्यूरेबल, मोर यूजफुल एंड हैज़ एन एडेड वैल्यू. तो जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है वह एक अच्छा मतलब उपयोगी जो है हमारे लिए बनता है. उसके लिए हमें मतलब वो हमारे लिए वैल्यूएबल होता है. इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोवाइड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. इंडस्ट्रीज़ या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होते हैं तो वह क्या प्रोवाइड करते हैं? सेकेंडरी ऑक्यूपेशन. क्योंकि पहला ऑक्यूपेशन क्या हो गया? प्राइमरी. प्राइमरी में जो भी रॉ मटेरियल होता है उसे हम उससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं उन्हें प्राइमरी ऑक्यूपेशन कहते हैं. जैसे कि फार्मर्स क्या उगाता है? फूड ग्रेन्स उगाता है. जैसे शुगर कैन फार्मर उगा रहा है तो वह रॉ मटेरियल और प्राइमरी बेस ऑक्यूपेशन हो गया. उसके बाद वह सेकेंडरी ऑक्यूपेशन मतलब वह जब फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज में बनता है. सो इस तरह से सेकेंडरी और ऑक्यूपेशन यह कहलाता है. ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर फेवरेबल कंडीशंस, देयर इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड अ बूस्ट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो जब बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी के हिसाब से या टेक्नोलॉजी पर आधारित कोई अच्छा उद्योग या फिर अच्छा ऑक्यूपेशन सफल होता है तो उसे हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं. Industries help in speeding up the economic development of humans and it also help in achieving the economic development of the country. तो इंडस्ट्रीज की वजह से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है. क्योंकि अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है. जो भी फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार होता है वो मार्केट में वैल्यूएबल रहता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिटर्न उस फैक्ट्री या इंडस्ट्री को मिलता है. और इस तरह से हमारी उस इंडस्ट्री के साथ साथ हमारी कंट्री की भी फाइनेंशियली डेवलपमेंट होती है. सो industries help in speeding up the economic development of humans and it also help in achieving the economic development of country. अगर humans की डेवलपमेंट हो रही है इसका मतलब उस कंट्री की भी डेवलपमेंट हो रही है. देखिए यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज में फैक्टर्स जो इसेंशियल हैं तो क्या उनका क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रीज़ के होने में. मतलब अगर फैक्टर्स अवेलेबल हैं प्रॉपरली तो इंडस्ट्रीज़ भी अच्छी तरह से फ्लॉरिश होगी. जैसे देखिए यहाँ पर एक हाईवे दिया गया है ना. हाईवे की ज़रूरत क्यों होती है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए, फिनिश्ड गुड्स जो है वह मार्केट में पहुँचाने के लिए. उसके बाद हाईवे के पास ही लगकर मार्केट है, ठीक है. एनर्जीज़ अलग अलग अवेलेबल हो रही हैं. अगर फैक्ट्रीज़ को वाटर सप्लाई की ज़रूरत है तो वह भी मिल रहा है. रेलवेज़ है, हाईवे है, फिर रिवर है, पानी की भी ज़रूरत होगी, फैक्ट्रीज़ है या इंडस्ट्रीज़ है. फिर अगर वो मिनरल्स से रिलेटेड है तो मिनरल्स की जगह पर मतलब उससे भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा.
अगर फॉरेस्ट से रिलेटेड है तो फॉरेस्ट, अगर जगह है ट्रांसपोर्टेशन की जगह पर, वहाँ पानी भी है, वुड भी अवेलेबल है, तो ऐसे जगह में वुड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से संबंधित अगर इंडस्ट्रीज बन रही हैं तो यह देखिए यहाँ पर वह भी अवेलेबल है। और अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर मतलब अगर कोई इंडस्ट्रीज मतलब फ्लोरिश हो रही हैं, कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है किसी फैक्ट्री में, तो लेबर का होना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का होना, मार्केट का होना, हाईवेज़ का या ट्रांसपोर्ट के रास्तों का होना बहुत ज़रूरी है। तो यह सब चीज़ें हैं जो किसी इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। टेकिंग into account the above factors, note in different colors the favorable factors required for the factories and given below the following। जैसे अगर आयरन और स्टील की इंडस्ट्री अगर कोई लगा रहा है तो नियर अबाउट जो है वहाँ पर माइंस होनी चाहिए आयरन के लिए। फिर उसके बाद अगर टेक्सटाइल की कोई इंडस्ट्री लगा रहा है तो नेचुरली वहाँ पर कॉटन फील्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है। शुगर अगर कोई शुगर फैक्ट्री लगा रहा है तो नेचुरली शुगर कैन सप्लाई भी उससे बहुत प्रॉपर मात्रा में मिलना चाहिए, पानी की ज़रूरत होती है वह होना चाहिए। तो इस तरह से यह सब फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। In any given area, the development of industries is dependent on several factors such as the availability of raw material, water, labor, ट्रांसपोर्ट, कैपिटल, मार्केट एक्सेट्रा। तो किसी भी इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए इन सभी फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, कैपिटल तो ज़रूरी है, अगर पैसे कैपिटल नहीं होगी तो हम कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। मार्केट प्लेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो यह सब फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज फैक्टर्स स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज डिवेलप। Because of the unequal distribution of these factors, industrial development does not take place at the same place at the same pace at all places. Some regions are suitable for the development of industries, while in other regions, other only particular industries develop. तो देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है फैक्टर्स का, वो अनइक्वल होता है। मतलब कभी कभी कुछ फैक्टर्स अवेलेबल तो होते हैं और कुछ फैक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, तो उस हिसाब से इंडस्ट्रीज़ लगानी पड़ती हैं। तो कहीं पर अगर हम देखते हैं कि कोई रीजन्स में कोई इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो रही है तो वहाँ पर सपोज़ वुड से संबंधित कोई इंडस्ट्री है तो फॉरेस्ट का डेंस फॉरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब वुड प्रॉपरली अवेलेबल होना चाहिए। और अगर अगर हम सोचें वुड से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हम डेजर्ट में लगा लें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेजर्ट में तो वुड आसानी से मिलेगा नहीं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ेगा, ऊपर से बार बार जो जिस प्रकार की वुड है वो अवेलेबल अगर नहीं होती है तो उसके लिए भी उन्हें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जहाँ जो फैक्टर्स अवेलेबल होते हैं वहाँ उस तरह की इंडस्ट्रीज़ डेवलप की जाती हैं। जैसे यहाँ देखिए, स्टडी द फैक्टर्स गिवन बिलो एंड स्टेट विच इंडस्ट्रीज कुड डेवलप इन दिस रीजन्स। जैसे एक्सलेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, स्किल लेबर है एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो वहाँ पर किस तरह की इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। लाइमस्टोन डिपॉजिट है, चीप लेबर है, अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ वाटर इलेक्ट्रिसिटी है, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन है, तो वहाँ किस तरह की इंडस्ट्री लगाएंगे। फ्रूट ऑर्चर्ड है, लेबर है, एक्सीलेंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, अनलिमिटेड वाटर सप्लाई, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी, रेडी मार्केट है, तो वहाँ किस तरह की इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। तो देखिए, मेन जो रॉ मटेरियल हमें जो अवेलेबल होता है उसी से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ लगाई जा सकती है। जैसे फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं तो जैम, जेली, पिकल्स है, या फिर शरबत जिसे हम बोल सकते हैं, जूसेस वगैरह जो हैं उनकी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। तो इस तरह से स्टडी करके इन फैक्टर्स के आधार पर यह लगाया जाता है। अभी यहाँ देखिए, हमें एक ये दिया हुआ है, पिक्चर दिया है, लोकलाइजेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो हमें पता है जमशेदपुर में टाटा का स्टील प्लांट सबसे पहले हुआ था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यह सब जो भी उनको अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल थी वो इजीली अवेलेबल हो रही थी। जैसे यहाँ देखिए, इंडेक्स में आयरन ओर है, मैग्नीज है, लाइमस्टोन है, कोल, तो यह सब फैक्टर्स जो हैं किसी स्टील या आयरन इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो वही अवेलेबल हुए जमशेदपुर के आसपास में, इसलिए वहाँ पर यह इंडस्ट्री लगाई गई। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आराम से मिल रही थी। कुछ जगह
जो आसपास की जगह थी वह भी उनको कोऑपरेट कर रही थी। तो इस तरह से वो इंडस्ट्री वहीं पर लगी। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके एक्सप्लेनेशन में भी हमें बताया गया है कि भाई लुकिंग फॉर आंसर्स टू द अबव क्वेश्चंस, जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि ये जमशेदपुर में कौन सी इंडस्ट्री है या फिर कौन सी फैक्ट्री लगाई गई। तो उस बारे में अगर हम देखें तो यू मस्ट हैव रियलाइज दैट फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड एनर्जी। तो उस चार्ट को एक्सप्लेन करने के टाइम मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वहाँ पर जो भी आयरन की है, जैसे तो आयरन या रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है, और एनर्जी होना चाहिए, पानी की ज़रूरत है तो वह पूरी होनी चाहिए। बोथ ऑफ विच आर अवेलेबल अराउंड जमशेदपुर, और जमशेदपुर के आसपास ये सब अवेलेबल था। द रॉ मटेरियल इज़ हैवी एंड बल्कि एंड इट इज़ इनइकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट इट टू अ फैक्ट्री फार अवे। अगर जमशेदपुर में यह फैक्ट्री नहीं लगाई जाती, कहीं दूर लगाई जाती, तो यह जो मेटल है उसको लाने ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन ही बहुत महंगा पड़ता, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है, तो बहुत दिक्कत आई होती। इसलिए जहाँ पर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं उनके आसपास ये इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती है। द रॉ मटेरियल इज़ हैवी एंड बल्कि एंड उसका अनइकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्टेड टू अ फैक्ट्री फार अवे। तो अगर फैक्ट्री दूर होती तो इसका ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अनइकोनॉमिकल होता। हैंस इट इज़ फेवरेबल टू एस्टैब्लिश दिस इंडस्ट्री इन द एरिया वेयर द रॉ मटेरियल is available. This is the reason for the establishment of iron and steel industries at जमशेदपुर। इसलिए आयरन और स्टील इंडस्ट्री जमशेदपुर में लगाई गई। अभी यहाँ हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एज पर देयर नेचर। तो इंडस्ट्रीज़ को किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है। तो टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, पहला स्मॉल इंडस्ट्री आती है, सेकेंड मीडियम इंडस्ट्री, और थर्ड है हैवी इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री के अंतर्गत मेकिंग ऑफ अर्दन पॉट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स आते हैं, मतलब बेकरी से रिलेटेड जो आइटम्स है वो आते हैं, और अर्दन पॉट्स जो मिट्टी के बर्तन हैं, चीनी मिट्टी के चीज़ें हैं, वह आती हैं। मीडियम इंडस्ट्रीज़ के अंतर्गत आते हैं फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, जैगरी मेकिंग एट्सेट्रा। तो फ्रूट प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो मीडियम इंडस्ट्रीज़ में आती हैं। जैगरी मतलब गुड़ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ भी इसके अंतर्गत आती हैं। हैवी इंडस्ट्री में हम सीमेंट की इंडस्ट्री देख सकते हैं, शुगर है, आयरन एंड स्टील की भी इंडस्ट्रीज हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एक छोटी सी एक्टिविटी दी है कि आप किसी आपके लोकेलिटी में अगर कोई इंडस्ट्री है तो उससे इंफॉर्मेशन लेकर इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया है कि ऑल द थ्री पिक्चर्स अबव आर रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रीज बट द नेचर ऑफ देयर वर्क इज़ डिफरेंट। तो अगर इंडस्ट्रीज़ के टाइप्स हैं तो उनका वर्क का जो नेचर है वो भी अलग अलग होगा। इन दीज इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखिए हमें छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ दिखाए गए, मतलब छोटे भी हैं बड़े भी हैं कुछ तरह से। यहाँ एक फिशिंग से रिलेटेड है, और यहाँ पर एक मिल्क से रिलेटेड इंडस्ट्री है ना। तो जो भी रॉ मटेरियल से, लेबर फोर्स से, कैपिटल, लैंड एट्सेट्रा आर ऑल इसेंशियल फैक्टर्स। हमें पता है कि कोई भी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल है, लेबर होना ज़रूरी है, कैपिटल होना ज़रूरी है, लैंड भी होना ज़रूरी है। एज़ पर द नेचर ऑफ द वर्क इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड। तो जिस तरह से काम करेंगे उसके नेचर के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़ को डिवाइड किया जाएगा। वेरी ऑफन द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम वन इंडस्ट्री इज यूज्ड एज द रॉ मटेरियल in another industry. For example, sugar produced in sugar factories is used as a sweetener, a raw material in the manufacture of products such as biscuits, jams and jellies. तो देखिए फिनिश्ड प्रोडक्ट कभी कभी रॉ मटेरियल के रूप में अदर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। जैसे अभी देखिए हमने देखा कि रॉ मटेरियल शुगर केन था, उससे शुगर बनी, लेकिन कहीं कई कई इंडस्ट्रीज़ में जैसे बिस्किट्स की इंडस्ट्री हो गई, जूसेस वगैरह की इंडस्ट्री हुई, जैम जेलीज की हुई, यहाँ पर शुगर रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ की जाती है। तो रॉ मटेरियल क्या हो गया, यहाँ पे शुगर हो गई। तो जहाँ पर शुगर ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होगी वहाँ पर शुगर से रिलेटेड चीज़ें बनने वाली इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल होंगी। यहाँ पर देखिए हमें अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ दिखाई गई हैं। एग्जामिन ऑल थ्री पिक्चर्स। यहाँ देखिए अलग अलग छोटे छोटे जो हैं इंडस्ट्रीज़ हैं, फिर उसके बाद है बड़ी सी फैक्ट्री भी है। इस तरह से हमें अलग अलग तरह की स्मॉल स्केल पर भी काम करने वाली इंडस्ट्रीज़ दिखी और बड़े स्केल पर भी।
अभी यहाँ पर देखिए हमें कुछ यहाँ रॉ मटेरियल और इंडस्ट्रीज़ के बारे में दिखाया गया कि अगर इंडस्ट्रीज़ जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन रॉड है, आयरन रॉड को बनाना है तो किस टाइप की इंडस्ट्री होगी और रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा। मैन्युफैक्चर ऑफ कैंडल्स है तो कौन सी टाइप की इंडस्ट्री होगी, रॉ मटेरियल कौन सा लगेगा। अभी कैंडल्स जैसे तो छोटे प्रकार की हुई है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, तो उसमें रॉ मटेरियल लगेगा वैक्स। मैन्युफैक्चर ऑफ आयरन ये बिग बड़ी इंडस्ट्री हो जाएगी और आयरन ज़रूरी है इसके लिए। फर्नीचर मैन्युफैक्चर की इंडस्ट्री भी बड़ी ही कहलाएगी, क्यों, क्योंकि ये फर्नीचर बना रही है और वुड जो है वह उसके लिए ज़रूरी है। तो इस तरह से आप इसे डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरह के कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ जो रहती हैं वो अलग अलग तरह से काम करती हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब हम देखते हैं कि एग्रो बेस्ड मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री है। इंडिया इज प्रिडोमिनेंटली अग्रेरियन कंट्री। इन इंडिया वैरायटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इज अवेलेबल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव कम अप। तो अगर हम देखें हमारी कंट्री क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर बहुत बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ होता है, तो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ जो है एग्रो बेस्ड मानी जाती हैं। इन एडिशन टू दिस इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैव ऑल्सो डिवेलप्ड। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ देखने को मिलती है। दिस इंक्लूड द डेयरी इंडस्ट्री, फ्रूट प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग, जैगरी मेकिंग एट्सेट्रा। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें फ्रूट प्रोसेसिंग आती है, फूड प्रोसेसिंग आती है, जैगरी मेकिंग आती है। और इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड एवरीवेयर। ये कहीं भी लगाई जा सकती है, क्योंकि जहाँ कहीं ना कहीं नियर अबाउट खेत होते ही हैं जहाँ पर आसानी से जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है एग्रो बेस्ड वो आसानी से मिल जाते हैं। There has also been development of heavy industries like textile and sugar. हाँ, टेक्सटाइल और शुगर की इंडस्ट्रीज भी लगाई जा सकती है नियर उन एग्रीकल्चरल एरियाज़ के जहाँ पर शुगर होती है, वहाँ शुगर कैन इंडस्ट्री लगेगी। जहाँ कॉटन होता है वहाँ टेक्सटाइल मिल्स लगेंगी। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट क्या है देखेंगे। The establishment of industries and industrial development have an important role in economic development of a country. Industrial development is essential for improving the standard of living and increasing the per capita income of the citizens. तो अगर इंडस्ट्रीज़ को हमको इस्टेब्लिश करना है तो अच्छे अगर हम डेवलप करेंगे तो हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारे यहाँ के लोगों का, हर एक व्यक्ति का रहने का स्तर सुधरता है। सिटीजन्स जो हैं उनकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है। सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री गेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर लाइफस्टाइल इम्प्रूव्स। और अगर हमारे यहाँ के सिटीजन्स को, नागरिकों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है एम्प्लॉयमेंट की, तो नेचुरली उनकी लाइफस्टाइल भी सुधरती है। The per capita income of a country goes up and there is an increase in the export of finished products. और अगर per capita income increase होगी लोगों की तो naturally हमारा जो finished product है वो export के लिए भी जाएगा। This results in an increase in the foreign exchange reserves. और अगर हमारे products export होते हैं तो naturally foreign जो currencies है वो हमारे country में आएंगी। This results in an increase in foreign exchange reserves, and for all these reasons it is necessary to give a fillip to industrialization in a country. So it is necessary to give the chance to every industry to be flourished in our country. अगर वो flourish होती हैं तो हमारी country का हर एक सिटीजन अच्छा इनकम पाता है और उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा होता है। द गवर्नमेंट, यहाँ पे देखिए अलग अलग जैसे जैगरी मेकिंग इंडस्ट्री बताई गई है, ये ऑयल प्रेस है, ये सब पुराने टेक्नोलॉजी से हुआ। उसके बाद फ्रूट प्रोसेसिंग का भी हमें यहाँ बताया है और दाल मिल का। और यहाँ पर अब हम देखेंगे कि द गवर्नमेंट एस्टैब्लिशेस इंडस्ट्रियल इस्टेट्स। गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल इस्टेट्स बनाए हैं टू बूस्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द रीजन। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्टेट्स को बूस्ट किया है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों में बढ़ रही है।
Industries have an important role in economic development of a country. Hence, all countries take special efforts for promoting industrial development. तो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ का डेवलप होना बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए टू एनेबल दिस इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. These states are given कंसेशनल रेट्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड टैक्सेस. तो जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उन स्टेट्स को, उन जगहों को डेवलप किया जाता है और उन्हें कंसेशनल रेट्स पर इलेक्ट्रिसिटी, पानी और टैक्सेस दिए जाते हैं, मतलब टैक्सेस अलाउ किए जाते हैं. अभी हम जैसे महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में देखेंगे, जिसे हम MIDC के नाम से भी जानते हैं. On 1st August 1962 in Maharashtra, the state government established the Maharashtra Industrial Development Corporation and through it set up industries in every district of the state. तो MIDC के अंतर्गत 1 अगस्त 1962 को गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रीज ओपन करने के लिए इनवाइट किया. किसको? बिजनेसमैन को. सो बिजनेसमैन अगर आते हैं तो वह अपनी कैपिटल लगाकर हर स्टेट में अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, जो भी रॉ मटेरियल उन्हें अवेलेबल होता है और जो वह सुटेबली कर सकते हैं. थ्रू दिस द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज एक्सपेक्टेड थ्रू आउट द स्टेट. लाइक महाराष्ट्र, अदर स्टेट्स हैव ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड सच कॉरपोरेशन. तो जिस तरह महाराष्ट्र में MIDC है, उसी तरह अलग अलग स्टेट्स में भी इस तरह के कॉरपोरेशंस बनाए गए हैं. इन दीज इंडस्ट्रियल स्टेट्स वेरी ऑफन ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. In addition, employment opportunities have been made available to local people. तो जब इस तरह की इंडस्ट्रीज हर एक जगह पर इस्टेब्लिश होती हैं तो लोगों को आराम से एम्प्लॉयमेंट मिलता है. लोकल लोगों को तो मिलता ही है और लोग इस जॉब्स को पाने के लिए माइग्रेट भी करते हैं. इन दिस इंडस्ट्रियल स्टेट्स वेरियस फैसिलिटीज नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रीज हैव बीन मेड अवेलेबल. तो इस तरह के जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनते हैं वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती हैं. अभी यहाँ पर अगर हम देखें एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, तो देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. देयर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो कुछ तो हमें एडवांटेजेस दिखते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के और कहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी दिखते हैं. यहाँ पर हमें एक फिगर दी है 8.7, तो जिसके आधार पर हमें बताया गया कि किस तरह से कहाँ पर हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अच्छा एडवांटेज मिलता है और कहाँ डिसएडवांटेज मिलता है. तो देखिए एम्प्लॉयमेंट फैक्टर को हम देखें तो अगर इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट नेचुरली मिलता है. पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है उन जगहों पर जहाँ जिन सिटीज़ में अच्छी तरह बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो जॉब अवेलेबिलिटी की वजह से पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है. तो यह एक तरह का अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फैसिलिटीज़ कम पड़ जाती हैं. तो जहाँ पर कुछ एडवांटेज है वहाँ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमें देखने को मिलते हैं. तो यह उसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें पॉइंट्स दिए गए हैं. इन एन एरिया गेट एम्प्लॉयमेंट, इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द पर कैपिटा इनकम. अगर एम्प्लॉयमेंट अच्छी मिल रही है तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होती है. फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एन एग्रेरियन कंट्री इट इज़ नेसेसरी टू हैव इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. सच इंडस्ट्रीज नॉट ओनली result in agricultural development but also the economic development of the country. The standard of living of people also rises. तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होती है, चाहे वो एग्रीकल्चरल बेस्ड हो चाहे अदर फैक्टर्स के बेस पर हो, लेकिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है और हमारी कंट्री भी अच्छी तरह से फ्लोरिश होती है. अब इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? आजकल इन इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा चलन है, बहुत ट्रेंड में है IT इंडस्ट्री. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज एन इम्पॉर्टेंट इंजीनियरिंग ब्रांच इन टूडेज वर्ल्ड. इन दिस ब्रांच वर्क इज़ कैरिड आउट बाय कंप्यूटर्स. हम जानते हैं कि IT से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क्स होते हैं. In this industry, India has made rapid progress in the availability of skilled manpower is the most important reason for this. तो अगर इन सेक्टर्स में काम करना होता है तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको अच्छी तरह से
इस सेक्टर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है. इन दिस इंडस्ट्री सर्चिंग फॉर टेक्निकल इंफॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग, एनालाइजिंग एंड कंपाइलिंग इट, प्रेजेंटिंग इट ग्राफिकली एंड प्रोवाइडिंग इट एज पर रिक्वायरमेंट इज़ द नेचर ऑफ द वर्क. आईटी इंडस्ट्रीज़ के जो काम होते हैं उसमें हमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन मालूम होना ज़रूरी होती है. अगर नहीं मालूम है तो उन्हें ऑब्टेन करना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है, कंपील करना पड़ता है, मतलब उससे पूरी तरह से बनाना पड़ता है और उसके बाद प्रेजेंट करना पड़ता है ग्राफिकली. तो यह इस प्रकार का वर्क इस तरह की इंडस्ट्रीज में होता है. ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरनेट ऑन कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एंड अदर डिवाइसेस. और यह सब इंफॉर्मेशन हमें इंटरनेट से, कंप्यूटर इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर, मोबाइल और अदर डिवाइसेस से मिलती हैं. The creation or development of special software on these handset is another important component of the industries. और ऐसा नहीं है कि हर आईटी सेक्टर में हम कंप्यूटर से काम करें, लेकिन उसके लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जिस भी फील्ड में उन्हें काम करना पड़ता है और उस सॉफ्टवेयर की द्वारा ये लोग काम करते हैं. टुडे देयर इज़ एन इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी एंड देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड. तो बहुत सारी वैरायटी है इस तरह के कामों में जिसके बारे में इन्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है. एंड इट इज़ यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ये पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इस तरह की टेक्नोलॉजी आज काम कर रही है. नाउ हम आते हैं टॉपिक पे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. When an industrialist or a group of industries work for the betterment of the society and for the conservation of the environment, it is known as corporate social responsibility. तो कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी कॉरपोरेशन है, अगर काम कर रहा है अपने लिए तो उसे सोशली भी बहुत सोचना पड़ता है. तो उसे हमेशा नेचर को कंजर्व करने की ज़रूरत होती है और फिर यह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वह नेचर को तो कंजर्व करे ही, लेकिन सोशली भी लोगों के लिए कुछ करे. तो शोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी बाय हेल्पिंग नीडी पीपल और नीडी ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. तो अगर आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बहुत ज़्यादा आपका वो कारोबार फैला हुआ है, तो यह आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो भी कंट्री में नीडी लोग होंगे उनकी आप ज़रूरतों को पूरा ना कर सके तो थोड़ा बहुत तो पूरा करें, मतलब उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखें और उन्हें हेल्प करें. With this objective, when an industry or a group of industries are made a profit of over 5 crore, they are expected to spend at least 2% of their profits on acts benefiting the society. तो अगर आज कोई इंडस्ट्री या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री जो बहुत अबव प्रॉफिट कमाती है 5 करोड़ के ऊपर, तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी इनकम का 2% प्रॉफिट सोसाइटी के बेनिफिट के लिए खर्च करे. और आज हम हमारे कंट्री में भी देखते हैं कि बहुत सारे आज जो बिजनेस पर्सनालिटीज़ हैं वो सोशली भी बहुत सारे काम करती हैं. कहीं हॉस्पिटल्स बनवाते हैं, कहीं जो नीडी लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का ध्यान रखते हैं, स्कूल्स बनवाते हैं. इस तरह के काम वो लोग करते हैं. जैसे कि हम टाटा ग्रुप का भी देखते हैं और अदर जो हमारे यहाँ की बिजनेस पर्सनालिटीज़ हैं उनके लिए बारे में भी हम देखते हैं कि बहुत सोशल वर्क भी करते हैं. फॉर दिस देयर असिस्टेंस इन द एरियाज बिलो इज़ एक्सपेक्टेड. और उनका सोशल असिस्टेंट हम देखते हैं कि इस फील्ड में की provision of educational facilities, provisions of facilities related to health, development of the village or region, establishing centers for people like environmental development centers etc. तो कुछ प्रोविजंस इनके लिए बनाए गए कि किस किस फील्ड में इन्हें काम करना है. एजुकेशन फील्ड के लिए काम कर सकते हैं, उनकी ज़रूरतों का पूरा कर सकते हैं. गरीब बच्चों के लिए स्कूल्स ओपन कर सकते हैं. फिर हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स ओपन कर सकते हैं. किसी गांव या रीजन को लेकर उसे अच्छा बना सकते हैं और सेंटर्स बना सकते हैं लोगों के लिए, जैसे कि एनवायरमेंटल डेवलपमेंट सेंटर्स होते हैं. तो इस तरह के कुछ प्रोविजंस बने हैं कि जिनके लिए, जिनके अंडर में या फिर इनको इन रूल्स को देखते हुए वो सोशली काम कर सकते हैं. देयर इज़ अ टैक्स रिबेट ऑन द अमाउंट स्पेंट बाय द इंडस्ट्री और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन वेरियस स्कीम्स अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अगर वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काम करते हैं तो उन्हें कुछ छूट भी टैक्स में दी जाती है.
तो यहाँ पर हम देखते हैं डू यू नो में भी हमें बहुत अच्छी कुछ इन्फॉर्मेशन दी रहती है, वो हम देखेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट सम हार्मफुल रेसिडुअल मटेरियल्स एंड पॉल्यूटेंट्स आर ऑल्सो लेफ्ट बिहाइंड। तो जब हम कारखाने का काम देखते हैं या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का काम देखते हैं, तो ये लोग जब फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो उसके बाद इनका कुछ रेसिड्यू मतलब कुछ एक्स्ट्रा बोल सकते हैं जो वेस्ट होता है ये निकलता है, और ये बहुत हार्मफुल होता है। तो इसकी वजह से पॉल्यूशन हो सकता है, जैसे अगर स्मोक निकल रहा है तो एयर पॉल्यूशन हो सकता है। अगर कुछ केमिकल्स पानी में छोड़े जा सकते हैं जा रहे हों तो वाटर पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा अगर हॉर्न्स वगैरह की आवाज़ें होती हैं या मशीन्स की आवाज़ होती हैं तो नॉइज़ और लैंड पॉल्यूशन होता है। दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज टर्म्ड एज इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, और इसे हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, द रिजल्टेंट एनवायरनमेंट एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू इट आर बीइंग सीरियसली डिस्कस्ड एट एन इंटरनेशनल लेवल। तो अगर इस तरह का पोल्यूशन बढ़ रहा है तो हमें इंटरनेशनल लेवल पर सोचना होगा। वेल डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अलोंग विद द ट्रेडिशनल फैक्टर्स, सीरियस थॉट इज बीइंग गिवन टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो जब हम डिसाइड करते हैं किसी इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के बारे में, तो हमें एनवायरमेंट के फैक्टर्स को भी मतलब ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। To control the pollution caused by industries, proper disposal of sewage and harmful residuals and proper treatment of pollutants should be done। तो कंट्रोल करने के लिए पॉल्यूशन को हमें उसका डिस्पोजल जो भी वेस्ट का है उससे करना बहुत ज़रूरी है, और वह भी प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे एनवायरनमेंट अफेक्ट हो रहा हो। फ्यूल सेविंग व्हीकल्स एंड अदर इक्विपमेंट मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड। जो भी अगर व्हीकल्स बनाए जा रहे हो वह फ्यूल सेविंग होना चाहिए और नेचर को ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। पॉल्यूशन कंट्रोल, प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एट्सेट्रा आर फैक्टर्स विच मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो जब भी कोई व्हीकल बनाने वाली फैक्ट्री हो तो उससे पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में, नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करने के बारे में, एनवायरनमेंट को मैनेज करने के बारे में सोचना होगा। इन इंडिया, इन ऑर्डर टू चेक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, मैनी लॉज एंड रेगुलेशंस हैव बीन framed both at the national and the state levels. For example, the Water and Air Pollution Control Act and the Conservation of Environment Act। तो इंडिया में भी इन पॉल्यूशन के लिए लॉज बने हैं, जैसे कि लॉज बने हैं, वाटर और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट बना है, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एक्ट बना है, द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है जो कि इट लुक्स इनटू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन कंट्रोल की फील्ड में देखती है, काम करती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट एनी कंट्रावेंशन ऑफ दीज लॉज would mean that the management of the factory would be held responsible and would be liable for punishment। और अगर कोई इस रूल्स के तहत काम नहीं करता है तो वह पनिशमेंट का अधिकारी होता है। तो बच्चों, यहाँ पर आपका यह लेसन ख़त्म होता है। आगे हमें कुछ और अच्छे पॉइंट्स दिए हैं तो वह हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस पेज पर हमें दिया है, देखिए, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर्स आर कॉल्ड आईटी हब्स। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेंटर्स होते हैं उन्हें आईटी हब्स कहा जाता है। तो हमें मोस्टली मालूम है कि हम इंडिया के मैप में मालूम कर सकते हैं कि आईटी सेक्टर्स कहाँ कहाँ हैं, हब कहाँ कहाँ हैं। तो इधर वाटर लिटरेसी के बारे में भी हमें जानकारी की दी गई है, द नीड ऑफ अदर आर। तो वाटर इज़ अ बेसिक नेसेसिटी इन ह्यूमन लाइफ ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, changing climate conditions, irregular rainfall, etc. Many countries in recent time are facing problem of acute water shortage। यहाँ पर वाटर लिटरेसी हमें दी गई है जिसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरत की चीज़ है। बहुत से कंट्रीज़ में भी आज भी यह प्रॉब्लम है कि उन्हें पानी अवेलेबल प्रॉपर नहीं होता है।
सो इंडिया ऑल्सो विल ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अक्यूट वाटर शॉर्टेज इन नियर फ्यूचर, हमारी कंट्री में भी यह फ्यूचर में हो सकता है। दिस हैज़ कम टू लाइट थ्रू अ सर्वे ऑफ वाटर इंडस्ट्रीज, तो वाटर इंडस्ट्रीज के सर्वे से पता पड़ा है इंडिया इज़ अ कंट्री ब्लेस्ड विथ एम्पल नेचुरल रिसोर्सेज, द रिवर्स ऑफ इंडिया आर रेन फेड एंड इट इज़ एसेंशियल टू चेक दिस फ्लो ऑफ वाटर एंड यूज़ इट जुडिशियसली। तो हमारी कंट्री ब्लेस्ड है एक्चुअली कि यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारी रिवर्स भी रेन फेड है, मतलब जब भी बारिश के मौसम में हमारे यहाँ की नदियाँ लबालब पानी से भर जाती हैं। तो हमें भी लेकिन ध्यान रखना होगा कि हम पानी को अच्छी तरह से यूज़ करें। स्मॉल चेक डैम्स, कैनल्स, रिचार्जिंग आर अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स, reusing water, reducing water pollution, treating वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड रीयूजिंग दैम एट्सेट्रा। तो हमने जो भी हमारे डैम्स हैं, हमारे रिजर्वायर्स हैं, उनका ध्यान में रखते हुए पानी को रीयूज़ करते रहना है एंड हमें प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट रखना है। वाइल यूजिंग वाटर फॉर आर पर्सनल नीड्स वी need to take care not to waste water and to use minimum possible water। तो जितना हो कम से कम हम पानी यूज़ करें। इवन दीज स्मॉल स्टेप्स विल हेल्प इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। तो हम वाटर शॉर्टेज से हम उबर सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस ऑन वाटर मैनेजमेंट इज़ नीड ऑफ द आर। तो पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है इस समय वाटर मैनेजमेंट के लिए। तो यह था आपका लेसन। तो आगे हम आप इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।